बात है 1760s या 1760 के दशक की, जब इन पहाड़ों की श्रृंखला के सबसे ऊंचे जगह पे कुछ टिबेटियन मॉन्क्स ने एक मॉनेस्ट्री को बिल्ड किया, जिसके चीफ मॉन्क थे रिनजिंग दोरजे। और धीरे धीरे इस जगह को दोरजिलिंग कहा जाने लगा, क्योंकि लिंग का मतलब टिबेटियन में होता है प्लेस या जगह, तो दोरजिलिंग का मतलब हुआ वो जगह जहाँ दोरजे रहते हैं। एक और पॉपुलर बिलीफ के हिसाब से वही सेम हाईएस्ट पॉइंट जाना जाता था बिजलियों की गड़गड़ाहट की वजह से, और गड़गड़ाहट या थंडर को टिबेटियन में कहते हैं क्या, दोरजे, और इसीलिए इस जगह को गड़गड़ाहट की जगह यानी दोरजिलिंग कहा जाने लगा। तो दार्जिलिंग का नाम दोरजिलिंग से ही आया है, इसमें कोई शक नहीं। तो बिना देर किए चलते हैं द क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने। लेकिन उससे पहले मैं तापस आप सबका स्वागत करना चाहूंगा फ्री बर्ड ट्रैवल्स में। दार्जिलिंग पहुंचना बड़ा ही आसान है। नजदीकी एयरपोर्ट है 70 किलोमीटर दूर बागडोगरा में, और ये डिस्टेंस आप प्राइवेट या शेयर टैक्सी से कवर कर सकते हैं। बसेस और टैक्सीज रेगुलर इंटरवल्स में रन करते हैं सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच। डिस्टेंस है करीब 70 किलोमीटर। ट्रेन की बात करें तो दार्जिलिंग का नजदीकी रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी, जिसे शॉर्ट में एनजेपी कहते हैं। डिस्टेंस है 75 किलोमीटर्स। टॉय ट्रेन के बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं वो जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है ये जानना कि यहाँ आपको कब आना चाहिए। दोस्तों, दार्जिलिंग आने का सबसे अच्छा समय है मिड सितंबर से लेकर दिसंबर के शुरुआत तक, और मिड मार्च से लेकर मिड जून तक, जब टेम्परेचर प्लेजेंटली कूल रहता है। ये दोनों समय यहाँ के पीक सीजन्स होते हैं, पर इन दोनों ऑप्शंस में से बेहतर ऑप्शन है मिड सितंबर से लेकर दिसंबर के शुरुआत तक का समय, क्योंकि तब विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और आसमान साफ रहता है। तो आप वर्ल्ड के 3rd हाईएस्ट पीक माउंट कंचनजंगा को अच्छे से देख सकते हैं। मिड जून से मिड सितंबर का समय होता है मॉनसून का और लैंडस्लाइड्स जैसे खतरों का भी, पर साथ ही साथ दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर और रोमांटिक लगने लगता है। और दिसंबर से फरवरी का समय होता है विंटर का, जिसे मेरे जैसे प्लेन्स के लोग एक्सट्रीम कह सकते हैं। तब दार्जिलिंग में तो नहीं, पर कुछ ही दूरी पर थोड़े हाई अल्टीट्यूड वाले जगहों पर आपको स्नो मिल जाएगा। होटल के रेट्स मानसून और विंटर में कंपैरेटिवली कम रहते हैं समर्स के मुकाबले। इस रूम के लिए मुझे देने पड़े हैं 1500 रुपए एक दिन के, और होटल का नाम है ब्रॉडवे होम स्टे, जो सिटी सेंटर से 800 मीटर की दूरी पे है। तो ये रहा पूरा दार्जिलिंग, और हमें सुबह यहाँ पे इस तरफ माउंट कंचनजंगा देखने को मिलेगा। शाम का वक्त हो चला है, तो निकलते हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, जहाँ मुझे दिखाई दिया है एक सुंदर सा क्लॉक टावर। ये कोई ऐसा वैसा क्लॉक टावर नहीं है, इसे हम सबने पहले देखा है बर्फी मूवी में। इसे साल 1920 में बनाया गया था और इसकी ऊंचाई है करीब 100 फीट। इस भीड़ से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि टूरिस्ट के यहाँ आने का समय शुरू हो चुका है। तो ये है यहाँ का वन सॉर्ट ऑफ मॉल रोड। दोस्तों, ये रहा ग्लेनरीज, जो दार्जिलिंग के सबसे पॉपुलर कैफेज में से एक है, जो जाना जाता है अपने पेस्ट्रीज, केक्स और ब्राउनीज जैसी चीज़ों की वजह से। यहाँ आप चाय का सैंपल फ्री में टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो आपको मिलता है मॉल मार्केट। जैसे हम हिमाचल में देखते हैं मॉल रोड होता है हर जगह पे, दार्जिलिंग के लिए है ये चौरस्ता, जिसका मतलब शायद चौक है। और जो मॉल मार्केट दिखाया मैंने वो थोड़ा अलग टाइप का है, वो थोड़ा नैरो सा था और वहाँ पे बस विंटर वेयर्स ही मिल रहे थे। बाकी इस तरफ पूरा खुला हुआ है, मतलब ओपन एरिया जैसे मॉल रोड होता है। यहाँ आरा और कई सारे अच्छे कैफेज के साथ साथ स्ट्रीट फूड्स भी मिल जाते हैं। तो कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद मैं वापस होटल पहुँच चुका हूँ। अभी 9 बज चुका है और काफ़ी शांत हो चुका है माहौल। मिलते हैं कल सुबह। कल का दिन पूरा एक्सप्लोर करते हैं दार्जिलिंग को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दार्जिलिंग।
आज के दिन में हम एक्सप्लोर करेंगे दार्जिलिंग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एक दिन के लिए मैं रुका हूँ यहाँ पे। एक्चुअली कल शाम को पहुँचा था यहाँ पे और कल सुबह फिर निकलना है मुझे 9 बजे। टॉय ट्रेन है मेरा, तो मैं बाइक वाइक रेंट पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें मैप देखते देखते आपका टाइम चला जाता है और मोबाइल फ़ोन होल्डर भी नहीं होता रेंटल बाइक्स में, तो आपको हर बार पॉकेट से निकाल के चेक करना होता है, तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। मैं पता करता हूँ लोकल साइट सीइंग का टैक्सी प्राइसेस क्या क्या है, 2000 है, 2500 है या क्या है, और उसमें कितने पॉइंट्स कवर होते हैं, ये सब मैं चल के भी पता करता हूँ और फिर अपना स्टार्ट करते हैं आज का लोकल साइट सीइंग दार्जिलिंग का। लेट्स गो, मिलते हैं रास्ते में। तो हम लोग निकल पड़े हैं अभी साइट सीइंग के लिए और सबसे पहले जाने वाले हम एक जू। क्या नाम है भैया जू का? पद्मा नायडू जूलॉजिकल पार्क। पद्मा नायडू जूलॉजिकल पार्क है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, HMI हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी जाने वाले हैं। उधर ही पड़ेगा ना? हाँ, बेंगल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। अच्छा, और एक म्यूजियम भी है। म्यूजियम 3 पॉइंट है उधर में। हाँ, उधर 3 पॉइंट है। तो भैया आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील नाम है इनका। और आप दार्जिलिंग से ही हैं? हाँ, दार्जिलिंग से। बहुत बढ़िया। तो लौटते लौटते कितना टाइम हो जाएगा आप लोग को? ये जू, ये साइट सीइंग और रॉक गार्डन जितना भी घूम के आप लोग को ऐसा आप लोग को 4:30-5 बज जाएगा। 4:30-5 बज जाएगा। और मैं अकेले हूँ तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा ना, फैमिली होते तो दोस्तों, अनलाइक मेरी तरह टूरिस्ट अपना साइट सीइंग शुरू करते हैं दार्जिलिंग से 20 किलोमीटर दूर टाइगर हिल से, जो यहाँ का सबसे पॉपुलर सनराइज पॉइंट है और वहाँ से माउंट कंचनजंगा का बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट और माउंट K2 के बाद सी लेवल से 8,586 मीटर या 28,169 फीट की ऊंचाई के साथ माउंट कंचनजंगा है दुनिया के हाईएस्ट पीक्स के लिस्ट में तीसरे नंबर पर साल के इस समय आपको ये अक्सर देखने को नहीं मिलता है और कुछ ऐसे मौसम की वजह से ये मुझे आज दिख नहीं पा रहा है। टाइगर हिल जाने के लिए आपको पिछले दिन से ही किसी टैक्सी वाले भैया से बात करनी होती है और अर्ली मॉर्निंग में आपको निकल जाना होता है सनराइज से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले। सुनील जी का कहना है कि मिड सितंबर से लेके दिसंबर के शुरुआत तक परफेक्ट टाइम होता है इसके लिए। इसी बीच में पहुंच गया हूं पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क पे। मुझे खुशी हो रही है ये कहने में कि ये भारत के सबसे बेस्ट जूस में से एक है। आखिरी बार इसे साल 2022 में द बेस्ट जू इन इंडिया का अवार्ड भी मिला था। ये जू इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है हिमालयाज के कुछ एंडेंजर्ड एनिमल्स के ब्रीडिंग और कंजर्वेशन की वजह से, जैसे कि स्नो लेपर्ड और रेड पैंडा। मैं इन दोनों के साथ साथ आया हूँ रॉयल बंगाल टाइगर की वजह से भी। ये रहे कुछ रेड पैंडास। देखने में ये जायंट पैंडास से बिल्कुल अलग लगते हैं। साइज, शेप और ऑब्वियसली कलर अलग रहता है इनका। इनका वजन 3 से 6 किलो के बीच रहता है और लाइफ स्पैन इनका होता है 12 से 13 साल, जबकि इन्हें खाने में सबसे ज्यादा पसंद होता है बैम्बू, जिसके अलावा ये बेरीज और चिड़ियों के अंडे भी खाते हैं। फिर मैंने देखा एक रॉयल बंगाल टाइगर को और ये एक बहुत ही खास मोमेंट था। एक ग्रोन अप मेल टाइगर 10.5 फीट तक लंबा और 300 किलो तक वजनी हो सकता है, जबकि एक फीमेल 9 फीट तक लंबी और 180 किलो तक वजनी हो सकती है। रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी पाए जाते हैं और ये भी एक एंडेंजर्ड सब स्पीसीज है। स्पीति वैली में तो हमें स्नो लेपर्ड नहीं देखने को मिला था, पर यहाँ जरूर देखने को मिल गया है। पर अच्छा तो लगता है किसी भी एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखने में, पर क्या ही कर सकते हैं। स्नो लेपर्ड्स अपने अनोखे रंग की वजह से पथरीले पहाड़ों में ऑलमोस्ट इनविजिबल से हो जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है और पाकिस्तान का नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है। ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं। लाइफ स्पैन होता है इनका 20 से 21 साल और वजन रहता है इनका 50 किलो मेल्स का और फीमेल्स का 40 किलो के आसपास। बाकी एनिमल्स में है एशियाटिक ब्लैक बेयर, हिमालयन गोरल, हिमालयन तार, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल मारखोर, ब्लू शेप याक, कॉमन लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, एके बघीरा, हिमालयन वुल्फ और साइबेरियन टाइगर जैसे बहुत कुछ। इस जू के प्रीमाइसेस में ही है वेरी फेमस हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जहां आप कुछ इस तरह के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए हॉबी हो या फिर प्रोफेशन। HMI का टैगलाइन है मे यू क्लाइंब फ्रॉम पीक टू पीक। यहाँ बच्चे कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आप माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर फिल्म शो देख सकते हैं। टिकट काउंटर ये रहा, उधर जाके देख सकते हैं। और
म्यूज़ियम के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये शो का टिकट प्राइस है 30 रुपये और मेरे पास चेंज नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं देख रहा हूँ। 1850s या 1850 के दशक में दुनिया को ये पता लगा कि माउंट एवरेस्ट है दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, और अगले 100 सालों तक इसके समिट तक पहुंचने के कई अटेम्प्ट्स किए गए, जिसमें साल 1924 में किए गए जॉर्ज मैलरी और एंडी इरविन के एक्सपीडिशन के खूब चर्चे होते हैं। पर उससे पहले साल 1921, 1922 और बाद में साल 1933, 1935, 1936 और 1952 में भी कई अटेम्प्ट्स किए गए थे जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। फिर आया 29 मई 1953 का दिन, जब सुबह के 11:30 बजे न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलरी और उनके शेरपा, नेपाल में जन्मे और भारत में जिंदगी के ज्यादातर साल बिताने वाले श्री तेंजिंग नोर्गे दुनिया के पहले ऐसे 2 व्यक्ति बन जाते हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के समिट तक पहुंच के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। इस असेंट को 20th सेंचुरी के एथलेटिक अचीवमेंट्स का पिनाकल माना जाता है। एवरेस्ट के इस सक्सेसफुल क्लाइम ने दरवाजे खोल दिए दार्जिलिंग में HMI के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और दार्जिलिंग को इसीलिए चुना गया क्योंकि इसे श्री नोर्गे का होम टाउन माना जाता है। HMI को एस्टेब्लिश किया गया 4 नवंबर 1954 में, और इसके फाउंडेशन डे पे तब के PM श्री नेहरू और वेस्ट बंगाल के CM बिधान चंद्र रॉय मौजूद थे। HMI की इस 2 मंजिले म्यूजियम के अंदर सर एडमंड हिलरी और श्री नोर्गे के द्वारा उस हिस्टोरिक क्लाइम के दौरान यूज किए गए रियल इक्विपमेंट, माउंटेनियरिंग में यूज होने वाला हर एक इक्विपमेंट, दुनिया के सारे हाई माउंटेन्स के बारे में जानकारी और अभी तक दुनिया भर से किए गए एवरेस्ट एक्सपीडिशंस के बारे में सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये म्यूजियम जरूर विजिट करना दोस्तों, क्योंकि ऐसे म्यूजियम्स हर रोज विजिट करने को नहीं मिलते। तो ये वाला म्यूजियम भी काफ़ी अच्छा था। कई हजार तरह के एनिमल्स के ओरिजिनल स्पेसिमेन रखे गए हैं और स्किन्स वगैरह भी यहाँ पे भी आ सकते हैं। तेंजिंग रॉक जाएंगे, ठीक है? तेंजिंग रॉक, हाँ। वहाँ पे क्या है? तो क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग। अच्छा, ये वाला बढ़िया था भैया, अच्छा था। एक्चुअली ये जू है ना, हाँ, ये 3 टाइम्स अवार्ड मिल गया। अच्छा, हाँ, इंडिया में नंबर 1 आता है ना ये। अच्छा, क्या बात है। स्टाफ भी है। सेंट जोसेफ स्कूल। तो ये रहा रोपवे सर्विस, यहाँ से नीचे जाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, हमारा पूरा दिन खराब हो सकता है, इसलिए ये हम नहीं कर रहे हैं। तो ये रहा तेंजिंग रॉक, यहाँ पे आप रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। तो ये है तेंजिंग रॉक HMI, और उस तरफ है गोम्बू रॉक, ट्रेनिंग एरिया मान सकते हैं। इसका चार्ज है 100 रुपीज़ पर जाने आने का। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ करूँ कि नहीं। तो आज रॉक क्लाइंबिंग नहीं किया मैंने, फिर कभी करेंगे। उनके पास 500 का चेंज वैसे भी नहीं था, तो मुझे भी एक बहाना मिल गया। अब शायद हम जाने वाले हैं रॉक गार्डन। लेट्स गो। आपको रॉक क्लाइंबिंग नहीं करनी है तो आप इस जगह को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखने या करने के लिए कुछ और नहीं है। इसके बदले आप कोई और जगह जैसे कि डाली मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं, जिसे आप दार्जिलिंग एंटर करते समय देखते हैं। इसके अलावा घूम मोनेस्ट्री भी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पर मेन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर आके हम अब पहुंच गए हैं जापानीज टेम्पल के पास। इस टेम्पल का एक्चुअल नाम है निप्पोंज़न म्योहोजी बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसे साल 1972 में बनाया गया था। निप्पोंज़न म्योहोजी दरअसल एक एक्टिविस्ट ग्रुप का नाम है जो निचिरन बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, जिसे फूजी गुरुजी या निचिदात्सु फूजी ने शुरू किया था, जिनकी पूजा ऊपर वाले फ्लोर पे की जाती है। इस प्रेयर हॉल में सुबह और शाम के 4:30 से 6 बजे के बीच प्रेयर की जाती है, और बाकी समय मेडिटेशन के लिए ये जगह परफेक्ट है। इसी जापानीज टेम्पल के प्रीमाइसेस में है एक पीस पगोड़ा। इसके फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया था फूजी गुरुजी के द्वारा नवंबर 3, 1972 को, और इसको ओपन किया गया था ठीक 20 साल बाद।
कहते हैं पीस पगोड़ा भगवान बुद्धा का एक स्वरूप होता है और इससे शांति और अहिंसा की वार्ता का संचार होता है और इसके दर्शन करने से माइंड और सोल दोनों प्यूरिफाई हो जाते हैं। पीस पगोड़ा का परिक्रमा करते समय आप भगवान बुद्धा के 4 अवतारों को देख सकते हैं और साथ ही साथ कई सारे सुंदर डिपिक्शंस भी। यहाँ से सराउंडिंग्स का व्यू बहुत सुंदर लगता है। वीडियो दार्जिलिंग के बारे में है और अभी तक हमने यहाँ के चाय के बारे में बात ही नहीं की। ये तो गलत बात है दोस्तों। जब हम दार्जिलिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर टी गार्डन्स के ही इमेजेस आने लगते हैं। दार्जिलिंग टी साल 2004 में भारत का सबसे पहला प्रोडक्ट बना जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जीआई टैग मिला। यानी इस चाय में जो बात है वो किसी और चाय में नहीं। हिस्टोरिकली यहाँ उगाई जाने वाली ब्लैक टी को शैंपेन ऑफ टीज कहा जाता है, जिसका एक फ्रूटी और फ्लोरल टाइप का अरोमा होता है। पर आजकल ग्रीन टी, व्हाइट टी और उलोंग टी जैसे कई वैरायटीज के चाय प्रोड्यूस किए जा रहे हैं यहाँ की मिट्टी, रेनफॉल का अमाउंट, हिमालयास में बहने वाली ठंडी हवाएं और यहाँ के पहाड़ों की ढलान जैसे कई फैक्टर्स मिलके दार्जिलिंग टी को इतना यूनिक बनाते हैं। बेस्ट क्वालिटी के चाय अक्सर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। मैंने ऐसा असम में भी देखा था। टॉप क्वालिटी के लूज टी लिप्स के बारे में बात करें तो दार्जिलिंग टी को एक एक्सपेंसिव और लग्जूरियस प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसके रेट्स 800 से 1000 रुपए से लेके कई हजार रुपए तक हो सकता है 1 किलो का। पहले ब्रिटेन को चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना पड़ता था चाय के लिए और 1840s आते आते ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि क्यों ना चाय अपने ही अंडर यानी भारत में उगाए जाएं और तब चाइना से टी सैपलिंग्स एक तरह से स्मगल करके भारत लाए गए थे और रेस्ट इज हिस्ट्री। शायद उन सैपलिंग्स को जरूरत थी तो बस दार्जिलिंग के हवा पानी की। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैं दार्जिलिंग में हूँ, राइट। ये है ऑरेंज वैली टी गार्डन, राइट। बहुत ही वास्ट एरिया में टी प्लांटेशन की गई है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कोई ऑफिस होगा और टी टेस्टिंग कराया जाता होगा और खरीदने के लिए भी होगा, पर भैया ने कहाँ ले आया पता नहीं। पर मैं सोच रहा हूँ माल रोड पहुँच के ही वहाँ से कुछ ले लूँ घर के लिए। अच्छा लगता है ऐसे टी गार्डन्स के बीच होना, है ना, क्योंकि टी गार्डन्स तो नॉर्मली हिल स्टेशन में ही होता है, तो अच्छा लगता है। दोस्तों ये रहा दार्जिलिंग के 87 टी एस्टेट्स का एक मैप। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से इनमें से साल में करीब 10 मिलियन किलोग्राम चाय उगाए जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। पर एज ए टूरिस्ट आपका कंफ्यूज होना बनता है कि आप घूमने के लिए इन 87 एस्टेट्स में से जाएं कहाँ। आप इन 5 का नाम थोड़ा याद रख लीजिए। पहला है हैप्पी वैली टी एस्टेट, फिर मकाई बाड़ी टी एस्टेट, ग्लेनबर्न टी एस्टेट, गोपालधारा टी एस्टेट और ओकेटी टी एस्टेट जैसे कुछ, जहां आपको प्रॉपर गाइडेड टूर्स दिए जाते हैं और आप वहां से खरीदारी भी कर सकते हैं। खैर मैं अब आके पहुंच गया हूं रॉक गार्डन पे, जो दार्जिलिंग से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे है। एंट्री फी है 20 रुपए। रॉक गार्डन तो कई जगहों पे है, जैसे कि चंडीगढ़ में है और बहुत सारे जगहों पे है, लेकिन दार्जिलिंग वाला थोड़ा अलग है क्योंकि एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ पार्क है, पार्क या गार्डन कह सकते हैं, जिसके अंदर एक वाटरफॉल भी है जो बहुत ऊपर से बहती हुई आ रही है और इसके कई सारे स्टेप्स हैं, तो इसका एक्सपीरियंस अलग है। और मौसम भी सही हो रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। मतलब गर्मी तो नहीं लग रही, हल्की हल्की ठंड लग रही है। अब एक्चुअली ठंड बढ़ेगी धीरे धीरे। आपको वीडियो में पता नहीं लग रहा होगा कि मतलब कितनी चढ़ाई है एक्चुअली, पर है। तो ऐसे पैथ बनाया गया है तो कोई इशू नहीं है। एक नेचर वॉक कर सकते हैं आप यहाँ पे आके, फैमिली के साथ आ सकते हैं और सोलो ट्रैवलर्स भी आ सकते हैं। वाओ, अभी मैं वाटरफॉल के ऊपर वाले हिस्से में पहुँच गया हूँ। तो दोस्तों ये है वाटरफॉल का सबसे ऊपर वाला लेवल और पानी ऐसे चल के नीचे तक जाता है। ऐसे रास्ते में ब्रिज वगैरह बनाए गए हैं ताकि आप वहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों रॉक गार्डन को एक्सप्लोर करते करते 15-20 मिनट हो गया है। मैंने पूरा अच्छे से वॉक करके एक्सप्लोर कर लिया है। दार्जिलिंग के मेन टाउन से ना रॉक गार्डन का रास्ता बहुत ही सीनिक है, आपने तो देखा ही होगा। तो दोस्तों निकलते हैं रॉक गार्डन से। अभी चलते हैं एक खास जगह पे, चौरस्ता नहीं, उसके पास जो ऑब्जर्वेटरी हिल है उसके ऊपर। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक मोनेस्ट्री का जिक्र किया था, याद है? उस मोनेस्ट्री को दरअसल बहुत बुरे दिन देखने पड़े।
साल 1815 में गोरखा इन्वेजन के दौरान उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। साल 1861 में उसे फिर से बना के तैयार किया गया, पर आने वाले कुछ साल काफी मुश्किल रहे, तो साल 1879 में उसे भूतिया बस्ती में शिफ्ट कर दिया गया। पर साल 1934 में आए एक अर्थक्वेक की वजह से वो फिर से पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके बाद जाके आज जो भूतिया बस्ती मॉनेस्ट्री आप देखते हैं उसे बनाया गया। पर उस जगह पे जहाँ ये मॉनेस्ट्री कभी हुआ करता था, वहाँ दरअसल आज है महाकाल मंदिर। यह है महाकाल मंदिर और यहाँ पे भी टिबेटियन फ्लैग्स काफ़ी सारे लगे हुए हैं। एक अलग ही टाइप का टेम्पल है ये। इस मंदिर में आपको 3 स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होंगे, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना जाता है। इस जगह आप हिंदू पंडितों के साथ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी उनके पवित्र मंत्र उच्चारण करते हुए देख पाएंगे। और शिवजी के मंदिर के चारों तरफ आपको प्रेयर व्हील्स देखने को मिलेगा। वाह, ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। इस मंदिर या मॉनेस्ट्री के बाहर आपको 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाते हैं, और वो भी टिबेटियन फ्लैग्स के साथ। तो आपको यहाँ पे शिवजी के मंदिर के चारों तरफ प्रेयर व्हील्स और प्रेयर व्हील्स के बाहर 12 ज्योतिर्लिंग और उसके बाहर टिबेटियन फ्लैग्स लगे हुए दिखेंगे। ऐसा शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा था। इतना मतलब कन्फ्लुएंस हो रहा है टिबेटियन कल्चर और हिंदू कल्चर। अमेजिंग। ये गाना कौन सा है, आप चाहे उस जमाने के हों या नहीं, पता तो होगा। ऐसे कई गाने दार्जिलिंग के इस आइकॉनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पे पेस्ट हैं। अगर आपको वो मोमेंट्स रिलीव करने हैं तो अब आपको पता है कि आना कहाँ पे है। दार्जिलिंग में लोगों ने रहना शुरू किया साल 1828 से। साल 1878 आते आते देखा गया कि एक रेल लिंक की बहुत जरूरत थी दार्जिलिंग और प्लेन्स के बीच, खास करके दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच। रोड पहले बन चुका था, पर वो बढ़ते हुए ट्रैफिक के लिए तैयार नहीं था। उस समय चीजें दार्जिलिंग में काफी महंगी हुआ करती थी प्लेन्स के मुकाबले। फॉर एग्जाम्पल, सिलीगुड़ी में 1 टन चावल का रेट था 98 रुपए, तो दार्जिलिंग में था 238 रुपए। बहुत ही जल्द यानी सितंबर 1881 को फ्रैंकलिन प्रेस्टेज की मदद से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की शुरुआत हुई। साल 1999 में इसे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिली, क्योंकि DHR 19वीं सेंचुरी का एक इंजीनियरिंग मार्वल होने के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक रिमार्केबल इनोवेशन था और दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन भी। दोस्तों, आज दार्जिलिंग से वापस लौटने का समय आ गया है और मैं यूज करने वाला हूँ दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सर्विस का। इन ट्रेन के इंजन्स 2 तरह के होते हैं, डीजल और स्टीम। मैं तो हमेशा रेकमेंड करूंगा स्टीम इंजन को ही, पर इसका प्राइस डीजल इंजन से 500 रुपए ज्यादा होता है। दार्जिलिंग से घूम तक के राउंड ट्रिप के लिए आपको डेली कई ट्रेन मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ विस्टाडोम कोचेस भी होते हैं। इन्हें कहा जाता है जॉय राइड। बुकिंग एडवांस में करना बहुत जरूरी है। डीजल इंजन वाले ट्रेन में फेयर होता है 1000 रुपए और स्टीम वाले में होता है 1500 रुपए पर पर्सन। जॉय राइड में आपको बताशिया लूप नाम की जगह पे 10 मिनट घूमने और नेचर के ब्यूटी को निहारने के लिए दिया जाता है। बताशिया लूप को एक्चुअली इसलिए बनाया गया ताकि इजीली ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचा जा सके। फिर आप पहुंचते हैं घूम स्टेशन में, जो भारत का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन का अल्टीट्यूड है 2257 मीटर्स या 7405 फीट। है ना ये कमाल की बात। इस स्टेशन में ही है DHR रेलवे म्यूजियम, जिसे घूमने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है और फिर वापस लाके आपको दार्जिलिंग में छोड़ दिया जाता है। इसमें आपको कुल 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। जॉय राइड तो है पहला ऑप्शन, मैंने चुना दूसरे ऑप्शन को। अगर आपको दार्जिलिंग वापस नहीं लौटना है और करसियोंग, सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी जाना है, तो आप भी इसे चूज कर सकते हैं। दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी के बीच 87.48 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये ट्रेन कवर करती है 7 से 7.5 घंटे में। बस 2 फीट चौड़ी नैरोगेज ट्रेन लाइन और सड़क 95% ऑफ द टाइम साइड बाय साइड ही दिखेंगे आपको, और क्रॉसिंग्स 150 से भी ज्यादा हैं, वो भी बिना गेट वाले। इस ट्रेन सर्विस में लूप्स और कर्व्स के अलावा आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे ये जेड लेआउट्स, जो बिल्कुल जीनियस वाला काम है, ऊंचाई से नीचे जाने में या नीचे से ऊंचाई पे जाने में। इस लंबे सफर में आपको एक टॉयलेट ब्रेक भी दिया जाता है, क्योंकि टॉयलेट्स कोचेस में नहीं होते, और खाने के लिए भी आपसे पूछ लिया जाता है ताकि एक आने वाले स्टेशन में आपके लिए खाना बनाया जा सके।
मजे की बात तो ये है कि आप इन रूट्स में चार्टर ट्रेन भी अवेल कर सकते हैं, यानी पूरी की पूरी ट्रेन भले ही छोटी हो पर आपकी हो सकती है। तो इसी एक्साइटिंग नोट पे आज के इस एपिसोड को खत्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा और आप दार्जिलिंग का प्लान कब बना रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी सवाल हो तो वो भी पूछ लें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।